हड़प्पा सभ्यता की कला के पहले भाग में हमने कुछ प्रमुख मूर्तियों की चर्चा की। इसमें से अब कुछ मूर्तियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, वह देखने को हैं। वृषभ की मूर्ति है, मनुष्य की मूर्ति है, मातृदेवी की मूर्ति है, हाथी की मूर्ति है, तरह तरह की मूर्तियाँ दिखाई पड़ी। कुछ बातें अब आगे उसके हम चालू करना चाहते हैं। मूर्ति कला के बाद हमें मुहरों पर बनी हुई प्रतिमाओं के चित्रण देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मुहरों में जो सबसे अधिक प्रतिमाएं बनी गई हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, वृषभ की प्रतिमा ये मुहर में बनी हुई है। आप देखें इसके गलकंबल को कितना लटकता हुआ, कूबड़ कितना उठाया हुआ दिखाई दे रहा है, सींग कितनी अच्छे ढंग से और कितनी बड़ी बड़ी है, छोटा मुंह, और हिष्ट पुष्ट रूप से वृषभ दिखाया गया है। तो ये मूर्तियाँ हमारे मुहरों की हैं, मुहरों पर बनाई गई हैं, मुद्रा और मुद्रा छापें जो मिली हैं। अधिकांश मुहरों पर किसी न किसी पशु या पक्षी या प्राकृतिक चित्रण है और उसके ऊपर लिपि लिखा गया है। ऊपर लेख आप देख सकते हैं, और ये लेख सामान्य तौर पे 3 से लेकर के 8 अक्षर मिलते हैं। ये मुहरें ऐसे थी जो आजकल भी मुहर लगाया जाता है, किसी संस्थान की पहचान बनती हैं, उस तरह की मुहरें हो सकती हैं। और ये जो मुहरें बनाई गई हैं, ध्यान रखने का है, सबसे अधिक सिलखड़ी की मुहरें हैं। सिलखड़ी या सैलखड़ी की मुहरें सबसे अधिक मात्रा में मिलती हैं। बाकी भी दूसरे पत्थर की और मिट्टी की भी मुहरें हैं, लेकिन ये सबसे अधिक सैलखड़ी है। स्टीएटाइट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, स्टीएटाइट। ये प्रायः हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थलों से ही प्राप्त हुए हैं, जो नगर क्षेत्र थे। मोहनजोदड़ो, लोथल, इस तरह के जो व्यापारिक केंद्र हैं, यहाँ से बहुत अधिक संख्या में है। कुछ सैलखड़ी के बाद कचीली मिट्टी से बनाई गई है। फाइंस की मूर्तियाँ, कचीली मिट्टी, ये से मूर्तियाँ और मुहरें भी बनाई गई। कुछ मुहरें हैं जो गोमेद जैसे पत्थर हैं, चार्ट पत्थर है या मिट्टी की हैं। लोथल और देसलपुर, 2 स्थान, लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी हुई भी मुहरें प्राप्त होती हैं। सामान्यतया आकर्षक बनाई गई हैं, शुद्ध रूप से आकार, चमकीली सतह। यह समकालीन सभ्यता में सबसे अच्छी हैं। कहीं भी इतनी अच्छी मुहरें नहीं बनती और कहीं भी इतना प्रभावशाली नहीं है। चित्र में चेहरे का इम्प्रेशन इतना अच्छा नहीं कहीं, जैसे यहाँ सजीवता दिखाई देती है। लगता है कि यह प्रतिमा अभी कुछ कहने वाली है, या चलते हुए जानवरों को देखें तो लगता है सच में ये चल जाएंगे, इतने अच्छे बनाए गए हैं। कुछ मुहरों में सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखें तो यह है पशुपतिनाथ या महायोगी की मूर्ति, हम देख सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें एक चौकी पर जैसे देख रहे हैं शिव आसीन हैं, उनके एक तरफ हाथी और चीता दिखाई दे रहा है,
दूसरी तरफ गैंडा और भैंसा दिखाई दे रहा है। चौकी के नीचे आप ध्यान दें, यहाँ पर हिरण दिखाई दे रहे हैं। ये हिरण की आकृतियाँ हैं। इस चौकी पर बैठे शिव के चारों तरफ पशुओं से घिरे होने से पशुपतिनाथ इनकी कल्पना की जाती है। जैसा कि इसके पहले हमने आपको दिखाया था, कुंवरदाल बैल को भी अंकित किया गया, अच्छे से बनाया गया। ये भी शिव से जुड़ा हुआ भी मानते हैं। और छोटी सी मुहर पर इतने अच्छे से इतने बड़े बैल को बना देना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। उस युग में जब छेनी हथौड़ी से ही सब कुछ काम करना था, कंप्यूटर नहीं थे। आकार प्रकार की दृष्टि से मोहरों की देखें तो ये वर्गाकार, आयताकार, बटन जैसी, घनाकार, गोलाकार बनाई गई हैं। इनकी जो मोहरों की साइज है 1.27 सेंटीमीटर के वर्गाकार, 6.86 सेंटीमीटर की वर्गाकार या 2.8 सेंटीमीटर की वर्गाकार है। अब आप सोच सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, लगभग 7 सेंटीमीटर अधिकतम, इतनी बड़ी ही मुहर है। अब उसी में लेख भी लिख देना, उसी में चित्र भी बना देना, कितना कठिन काम रहा होगा। और इसमें बैल के अलावा एक सींग वाले बैल का भी अंकन है, हाथी का अंकन है, व्याघ्र का अंकन है, गैंडे का अंकन है, कुंवरदाल बैल है। कुछ पर बैल के सामने स्तंभ बना है, उसके ऊपर धूपदान भी बनाया गया है या नाद बनाई गई है। इतनी सारी चीज़ें बना दी गई है मोहरों के ऊपर। तो ये मोहरें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनती हैं कि इतना सुंदर कला कैसे आ गई, इतनी छोटी कलाकृति इतने अच्छे से बनाना, इतनी कि मुहर लगाने पे पूरा उभर आए अच्छे से। कुछ मोहरों पर धनुष बाण लिए हुए मनुष्यों की आकृतियाँ मिलती हैं, एकदम सजीव सी लगती हैं। एक व्यक्ति को अपनी फैलाई गई भुजाओं द्वारा 2 दहाड़ते हुए व्याघ्रों को पकड़ते हुए दिखाया गया है। कितना सुंदर है। तो इस तरह की भी प्रतिमाएं हमारे पास खूब हैं। चहुंदड़ों से एक वर्गाकार मुहर पर 2 स्त्रियों का अंकन है जो हाथ से ध्वज पकड़े खड़ी हैं। कुछ मोहरों पर वृक्षों के नीचे खड़ी हुई स्त्रियां हैं। पीपल या अन्य वृक्षों की पहचान तो करना कठिन है, लेकिन फिर भी वृक्ष जैसे लगता संभव है, पीपल जैसा वृक्ष रहा हो। कुछ पर धार्मिक प्रतीक बने हैं मोहरों पे, जैसे स्वास्तिक बना दिया जाए, सूर्य की तरह से बना दिया जाए। मोहनजोदड़ो और लोथल में तो मोहरों पर नाव का भी चित्रण कर दिया गया। इतनी सारे चित्रण दिखाई देते हैं हमारे मोहरों पर। कितने सुंदर आप देखें, हाथी लगता है कि चलती हुई, सच में हाथी चल रहा है। ये कितना सजीव दिखाया गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक लंबी सीरीज दिखाई दे रही है कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इसके अलावा हम बात करें तो इन चित्रणों में लिपि की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप ध्यान से तो जितने भी मुहरें आपको दिखाई देती हैं, ऊपर देखिए, इसमें ऊपर लिपि लिखी गई है। सब में लगभग लिपि लिख दी है। हाथी के ऊपर देखें आप, यहाँ भी लिपि दिखाई दे रही है। ये है, यहाँ देखें एक
पशु के ऊपर यहाँ भी लिपि बनाई गई है। तो ये जो लिपियाँ हैं, अगर हम इन लिपियों पर भी ध्यान दें, यहाँ भी देखें लिपि है ऊपर, तो लगभग जितने भी हैं, अब आप देखें इसमें जैसे कि हमने बताया कि जो लिपि है औसत रूप से 6 अक्षर हैं और सबसे लंबा जो लिखा गया केवल 17 अक्षर है। और यह जो सबसे बड़ा अभिलेख मिल गया वो धौलावीर का है। धौलावीर गुजरात का मैंने बताया था। एकमात्र अपवाद है जो 17 अक्षर है। बाकी जो लगभग हमारे 2500 से अधिक अभिलेख मिले हैं, इनमें सामान्य तौर पर 5-6 अक्षर ही लिखे गए हैं। सिंधु लिपि के लगभग 419 तरह के चित्रों की पहचान हुई है। 419। ये सब ध्यान रखेंगे बच्चों, विद्यार्थियों, कि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि सबसे बड़ा अभिलेख है उसमें कितने अक्षर लिखे गए, कितने तरह की चित्र बने हैं सिंधु लिपि में। तो 419 ध्यान रखना। कालीबंगा के एक अभिलेख से निष्कर्ष निकाला कि यह है शायद दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस अभिलेख में बाएं अक्षर का चिन्ह अपने दाएं अक्षर के चिन्ह को काटता है। इस आधार पर जैसे हम लिखते हैं तो एक कटता हुआ सा दिखता है, टच होता हुआ सा दिखता है। कुछ लोग इसे भाव चित्रात्मक कहते हैं और आदर सूचक होने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी तक इसे पढ़ पाना नहीं संभव हो पाया है। एस.आर. राव ने कहा कि यह शायद वैदिक संस्कृत से संबद्ध हो और हो सकता है सेमेटिक और संस्कृत जुड़ा हुआ हो। नक्षत्र और खगोल विज्ञान भी इसमें समाया हुआ हो। और कुछ विद्वान इसे ब्राह्मी की पूर्वज बता देते हैं। जो भी हो, हम कला की दृष्टि से देखें, लेखन की दृष्टि से देखें तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ढंग से, कलात्मक ढंग से लिखा गया है, एकदम साफ सुथरा अच्छे ढंग से। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की कि कितने छोटे छोटे अभिलेखों की मुहरें हैं, उनके ऊपर ये सब लिखा जाना कितना कठिन होगा। और उनको इतने अच्छे से, और वो स्टेटाइट पे बनाए गए हैं, सिलखड़ी पे बनाए गए हैं। यद्यपि दूसरे भी मिले हैं, तांबे पर भी मिल चुके, लेकिन जो इस तरह से बनाया गया, इन लिपियों को देख करके यह लगता है कि निश्चित तौर पर यह कलाकार जो थे बहुत ही सधे हुए कलाकार थे और इसीलिए ये इस तरह के चित्रण करने में सफल हुए। तो अगर हम इनके चित्रण की बात करें तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें मनुष्य के भी चित्र हैं, पशुओं के भी चित्र हैं, जानवरों के और प्राकृतिक चित्रण भी है, कुछ ज्यामितिक चित्रण भी है, कुछ भावात्मक चित्रण भी है। इस तरह तरह के चित्रण यहाँ दिखाई देते हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि इन पे कितनी तरह के चित्रण करते थे। हम इसमें कुछ चीज़ों की बात नहीं करिए जो आप अपने से भी कर सकते हैं। जैसे बर्तनों के ऊपर इनकी कलाकारियाँ खूब अच्छी सी हैं और खूब अच्छे अच्छे बर्तन बनाए गए, उनके ऊपर चित्रकारियाँ की गई, मछली बनाई गई, ज्यामिति डिजाइनें बनाई गई, अलंकृत किया गया घड़े मटके को और तरह तरह के बर्तनों को। तो इन सब के भी चित्र हमारे पास उपलब्ध होते हैं पर्याप्त मात्रा में और ये सब भी चित्रण किए गए हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता के कला की बात करें तो हर जगह कला दिखाई देती है, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, हर क्षेत्र में कला 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 दिखाई देता है और कला का उत्कृष्ट उदाहरण दिखाई देता है। ऐसा नहीं लगता कि ये अभी सीख रहे हों, ऐसा नहीं लगता है कि इसे चलते फिरते बना दिया गया, ऐसा नहीं लगता कि ये यूं ही बन गया।
जैसे हम कुछ और बनाते रहे हों और कुछ बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर साफ साफ है कि ये अच्छे से बनाया गया, जानबूझ के बनाया गया, समझ के बनाया गया और वह सफल रहा। तो कला के बारे में आज इतना ही। आगे अगले वीडियो में दूसरी बातों को हम चर्चा करेंगे, तो नए विषय पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।